अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है। आज भी हमें एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आपको गाइड करेगा आपके फ्यूचर के लिए। स्पेशली मैं आज बात करने जा रही हूँ जो हमारी यूथ है उनके साथ। तो इसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है कफील राना को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा पब्लिक स्पीकर भी हैं और क्रिएटिव राइटर भी हैं। तो उनसे बात करने से पहले मैं आप सबको बताती जाऊँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूथ से रिलेटेड है, यानी कि जो वर्ल्ड डिमांड्स हैं वो क्या है यूथ से इस टाइम, हमें क्या एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि हम वर्ल्ड डिमांड्स को पूरा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम कफील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक आज है वो यूथ के इर्द-गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा है। तो बताइएगा कि यूथ के इर्द-गिर्द हम सारी जो डिमांड्स की बात कर रहे हैं, तो यूथ में ऐसी क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम यूथ के बारे में बात करने जा रहे हैं? अच्छा वहाँ मुझे ये लगता है कि हमें इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए इस टॉपिक को, और हमें अगर हम इस टॉपिक को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें ये समझ आएगी कि किसी भी जो स्टेट है या कोई भी रियासत है या किसी भी मुल्क की जो तारीख है उसमें आप देखते हैं कि नौजवानों का किरदार क्या रहा है। मिसाल के तौर पर हम अपनी 47 की मिसाल ले लें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ एक पूरा नौजवानों का किरदार था। फिर इस वक्त कंटेम्प्रेरी या जो मास्टर सियासत हो रही है उसमें भी अगर आप नौजवानों का किरदार देख लें तो एक ख़ास यूनिवर्सिटी की सतह पर फिर अपने हुकूक के लिए आपको आजकल लोग बड़े वाइब्रेंट दिखाई देंगे, और वो बहुत अपने हुकूक के मामले में बहुत क्रिटिकल हैं। तो आपको ये नज़र आएगा कि इस वक्त आप नौजवानों को काट के कोई भी सोसाइटी नहीं देख सकते। अगर आप इस स्टूडेंट्स को या आप नौजवानों को काट कर कोई सोसाइटी देखना चाह रहे हैं तो वो इस पर्टिकुलर टाइम में मुमकिन नहीं है, जिसकी मिसाल आपको अभी जो रिसेंट यूएस में जो स्ट्राइक्स हुई हैं जॉर्ज फ्लॉयड की उस इंतकाल पर, तो आपको नज़र आएगा कि उधर भी इवन कि यूएस में भी नौजवानों की जो एक फोर्स थी जिसने इस सारे इंसिडेंट को एक ऐसा इंसिडेंट समझा कि जो अमेरिका में एटलीस्ट एहतजाज का बायस बना। तो आपको नज़र आएगा कि ये यूनिवर्सल इस वक्त नौजवानों को काट कर आप कोई भी स्टेट नहीं देख सकते। ठीक है। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ, हमारे साथ कफ़ील राना है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और उसके अलावा क्रिएटिव राइटर भी हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लीव कर दें, ताकि हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। और हमारा आज का टॉपिक है कि बदलती दुनिया नौजवान से कौन-सी नई कोशिशों का मुतालबा कर रही है, यानी कि हमसे कौन-सी चीज़ें ऐसी डिमांड कर रही हैं जो हमें वक़्त के साथ-साथ ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो कफ़ील बात करते हैं कि बदलती दुनिया की हम बात करें तो यूथ को कौन-सी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है जो फ्यूचर में या अभी हमें ज़रूरत है? हम अगर पाकिस्तान की यूथ की बात करें, क्योंकि हम बाकी दुनिया से काफ़ी पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम अभी बात करें तो हमें कौन-सी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है? देखिए, एक तो बहुत जेन्युइन बात है। मैं चूँकि अभी रीसेंट ग्रेजुएट हूँ और बहुत सारे मेरे दोस्त भी रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, और अगर हम मार्केट की बात करें, किसी भी फ़ील्ड की मार्केट की, तो आपको नज़र आएगा कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान में तो कोई मार्केट नहीं है। और जब आपके यहाँ कोई मार्केट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें बिल्कुल। नो डाउट पहली सतह पर जो इशू है वो तो रियासती सतह पर मौजूद है कि स्टेट को चाहिए कि वो इतनी फैसिलिटीज़, इतनी मार्केट, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों को, पर्टिकुलरली जो ग्रेजुएट्स रिसेंट हैं उनको दे, ताकि वो अपने फ्यूचर को देख सकें और उसमें काम भी कर सकें और नाम भी बना सकें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक बहुत अहम पार्ट अदा करना होता है नौजवानों की साइकोलॉजिकल, उनकी क्रिएटिव और उनकी उस पर्टिकुलर शोबे में जो कि उनका प्रोफेशन है उसमें उसको उन्होंने कैसे नौजवानों को तैयार करना है। मसला ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे इल्म है कि अगर ये बात मैं लाइव कर भी दूँ तो मुझे किसी उससे गुजरना नहीं पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 2-3
कल्चर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ना तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल हैं और ना ही उनको तालीम देने वाले लोग क्रिटिकल हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली जो काम है पढ़ने का और पढ़ाने का, ये एक कमर्शियल काम हो चुका है और कमर्शियल बिल्कुल, काम में फिर आप हर चीज़ को कमर्शियली डील करते हैं। मिसाल के तौर पर अब स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है या जो स्टूडेंट टीचर एक एक ख़ास कोऑर्डिनेशन है, उसमें आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कुछ देंगे और आप कुछ लेंगे। ये एक पर्टिकुलरली कंप्लीटली सीखने सिखाने का एक प्रोसेस है। लेकिन आपको नज़र आएगा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये एक यूनिवर्सिटीज़ में, इवन के कॉलेजेस में और इवन के स्कूल्स में भी, अब अकेडमीज़ में भी, ये बिल्कुल एक कमर्शियल एक्टिविटी है। और कमर्शियल एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि आपके टीचर के साथ ताल्लुकात ठीक है तो आपके मार्क्स आ जाएंगे आपके। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुझे इस बात पे कहने में किसी किस्म का हर्ज भी नहीं है। आप सारे चूंकि दोस्त इससे सफ़र करते हैं तो सबको इल्म भी है। कोई बात कर दे कोई ना करे, ये उनकी पर्सनल राइट है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमने कंपेटिबल होना है अपने इस दुनिया के साथ, जो कि न सिर्फ इसमें हम पाकिस्तान है बल्कि हमारी उम्र के लोग आप देख लें इंडिया में, इवन इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और जो उसकी इस वक्त आईटी से रिलेटेड सारा काम है, वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और हमारे पास आप देख लें, हमारे पास अ, वही उसी तरह के इंजीनियर्स भी हैं और उसी तरह का मामला भी। और मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को इधर हिट नहीं कर रहा। मसला ये कि ओवरऑल अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है तो मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना मैंने नहीं पढ़ा, और ये मैं एडमिट करता हूँ। और मैं इस मामले में ये समझता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि मैंने अपने अगर कंपैरेटिव स्टूडेंट्स को देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ज़रूर की है। अगर नहीं जी, भी जी। पढ़ा तो पढ़ने की कोशिश ज़रूर की। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको एक बात तो मुझे ये पर्सनली लगता है, ये मेरी राय है, कि अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको ये बात तो एटलीस्ट कतन समझ नहीं आ सकती कि इस वक्त आपने दुनिया के साथ मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि आपके इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में, आपके साथ वाले मुल्क में, आपसे दूर ममालिक में, अमेरिका में, या आप देख लें पूरे यूरोप में क्या काम हो रहा है, तो आप उसके साथ कभी भी नहीं भाग सकते। अब रेस तो तब होगी जब दो लोग भागेंगे। जब एक बंदा घर बैठा हुआ है, वो कैसे रेस में आगे जा सकता है? तो मसला ये है कि हम लोग चूंकि पढ़ते नहीं है तो हमें इस बात का इल्म नहीं है कि इस वक्त पर्टिकुलरली हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये देखना पड़ेगा एटलीस्ट। कफ़ील, अभी आपने बात की यूनिवर्सिटीज़ की, तो अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो क्या स्कूल्स हमारे स्किल्स को ख़त्म नहीं कर रहे? क्या वो हमारी क्रिएटिव जो थिंकिंग है, उसको वहीं पे वो ख़त्म कर देते हैं कि हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने तक वो हमारी स्किल्स हमारे अंदर ही नहीं रहती? देखिए, स्कूल्स का तो एक मेजर इशू क्या है? स्कूल का इशू ये है कि उसमें दो बाइनरीज हैं। एक वो बाइनरी है जो उसमें क्रिएट कर दी गई है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक ओए लेवल्स है, और एक वो है जो जी, मैट्रिक है। और मैट्रिक में भी एक वो है जो शहरी मैट्रिक है, मतलब जो अर्बन एरियाज के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या चले अगर प्राइवेट है, उसमें भी दो चीज़ें हैं कि प्राइवेट सेक्टर है और फिर गवर्नमेंट सेक्टर है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी दो चीज़ें हैं कि एक वो गवर्नमेंट सेक्टर है जो शहरी ज़िंदगी का गवर्नमेंट सेक्टर है, और एक वो है जो रूरल लाइफ का गवर्नमेंट सेक्टर है। और जो शहरी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं, वो फिर कंपैरेटिवली बेहतर है। अब आप देख लें जाके कि जो साइडलाइन एरियाज हैं, जो या जो पेरिफेरीज हैं, या जो छोटे इलाके हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो बिल्कुल आपके साथ भाग ही नहीं सकते। उधर तो इल्म ही नहीं है कि चीज़ें। मैं खुद पर्सनली कोरोना की वजह से हम घर आए हुए हैं और हम छोटे शहरों से हैं, तो हमें तो खुद पता है कि इन सारे मसाइल को कितना मुश्किल है फेस करना। कि हमारे यहाँ तो इधर आप देख लें टाट होते हैं, और अभी तक कोई माहौल नहीं है कि स्कूल्स के अंदर उस तरह से चीज़ें या फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो जब आपका स्कूल से ही दो बाइनरीज़ में चीज़ें चल रही होंगी, सिस्टम चल रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक यूनिफ़ॉर्मिटी आ सकती है, कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कहीं जाके इकट्ठी हो सकती है। क्योंकि जब हम शुरू से ही डिवाइडेड हैं, तो हम आगे भी डिवाइडेड ही रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आप शुरू से डिवाइडेड हैं और आगे जाके आप इतना एक दूसरे के साथ मिल जाएं कि आप एक हो जाए।
और इसकी आपको मिसाल अभी भी बाहर भी नज़र आती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इवन के नज़र आती है कि जो लोग इवन के नहीं भी उस तरह मार्क्स वगैरह लेते या उनकी परसेंटेज नहीं होती, तो उन्हें पता होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम इजीली उधर पैसा देके चले जाएंगे। तो वो फिर ये एक पूरी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है, इसमें आपको ये दो वाला जो फैक्टर है ना, ये आपको हमेशा से नजर आएगा। इवन दो के बहुत फिलोसोफर्स ने इस पूरी दुनिया को समझने के लिए बाइनरी इस्तेमाल किया, लेकिन ये बाइनरी हमारी समझ से बाहर है कि ये निज़ाम किस तरह नए लोगों को सपोर्ट करेगा जबकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो कफील, जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारी डेवलपमेंट की या पर्सनल डेवलपमेंट की, तो हम इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं किसी एक पर्सन को कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को जो है वो बेहतर बना सके? देखें, एक तो बात बहुत सीधी है कि किसी भी जो इंसान है उसकी ज़हनी सतह पर या उसकी जो साइकोलॉजिकल चीज़ों को देखने की अप्रोच है, वो जज की जाती है उसकी बचपन की जो मेंटल उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें। मतलब इसमें अगर आप ये देख लें कि नफ्सियात में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि अगर आपको बचपन में कोई ऐसी चीज़ फील हुई या आपने कोई ऐसा आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे कि जिस पे आपके इफ़ेक्ट्स अभी तक आपको देखने पड़ते हैं, तो आप पर्सनल ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप बच्चे को मारें भी और उन्हें कहें जी हम उससे प्यार भी करते हैं इसलिए हम उसे मारते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल कैसे होता है कि आप ये भी कहें कि चूंकि हम बच्चे से प्यार करते हैं इस वजह से हम उसे मार रहे हैं ताकि उसकी ये चीज खत्म हो जाए। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि दो चीजें जो कि है ही एंटायर और वो आप एक ही बंदे पे अप्लाई भी करें और आप ये समझे कि रिजल्ट्स उसके ऐसे आएंगे कि दोनों चीजें एक दूसरे को काट देंगी। तो जब दोनों चीजें एक दूसरे को काट देंगी तो आप रिजल्ट कैसे लेंगे? मतलब रिजल्ट के लिए किसी एक चीज का रीइंफोर्समेंट उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब आप प्यार से बहुत ज्यादा बात करते हैं तो एक खास टाइम के बाद सामने वाले को समझ में आ ही जाएगा कि जी अच्छा मुझे ये इसलिए कह रहे हैं। या आप बहुत ज्यादा मारते हैं तो फिर एक खास टाइम के बाद वो डर की वजह से वो काम छोड़ देगा। लेकिन आप ये कहेंगे जी एक तरफ से मैं मारूंगा भी और दूसरी तरफ से मैं प्यार भी करूंगा, और वो बचपन से ये जो कंट्राडिक्शन आपके दिमाग में चलती है वो आपकी पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसमें वो सारी उम्र रहेगी। उसकी आप वजह देख लें कि जो लोग बचपन में बड़े उनके पेरेंट्स या वो जिस सेटअप में रहे हैं वो बड़ा हार्श है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप देख लें कि उनकी ज़ात में अगर वो अडल्ट हो हैं और उसके बाद भी जब वो एज के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं तो उनमें आपको नजर आएगा कि वो ओवरऑल ही उनके अंदर एक स्ट्रिक्टनेस और ओवरऑल एक ऐसा ग्रैंडर ग्रैंडर तो मैं कह सकता क्योंकि ग्रैंडर पॉजिटिव चीज भी है और एट द सेम टाइम नेगेटिव भी है। लेकिन वो उनके अंदर एक ऐसी चीज होगी कि बड़े अपने आप में और उसमें रहना और फिर छोटी सी चीज पे गुस्सा कर जाना, तो वो उनका अपना कसूर नहीं है, ये उनकी बचपन से ये जो डेवलपमेंट का एक काम था वो हुआ ही ऐसे कि उन्हें अब इस खास टाइम में आके चूंकि इतनी तेजी से लोग चीजें सीखते नहीं है जितनी तेजी से आप अपने बचपन में या आप अपनी टीन एज में सीखते हैं, तो बड़े होके वो चीजें आपके साथ साथ पुख्ता होती चली जाती हैं। तो तो मैं कफील, ये सजेस्ट भी करता हूँ कि जी जी, आप बात कंप्लीट जी कर जी, लें। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये पहली कंट्राडिक्शन हमें बचपन से ही अपने जो नए लोग हैं या जो आने वाली नस्लें उन पे उनसे खत्म करनी पड़ेगी कि जी हम आपको प्यार भी करते हैं और हम आपको मारते भी हैं, तो ये इसलिए हम आपको करते हैं कि हम आपको ठीक करेंगे। मतलब ये एक अजीब सी आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बचपन से ही उन लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। अब आप बाहर देख लें, बाहर कितना को मारा जाता है, इसलिए उनके बच्चे हमसे ज्यादा शार्प भी है। हम अपने डिप्रेशन से निकलें तो कुछ करें। जी, तो कफ़ील, जैसे अभी आपने बात की कि ये बचपन में हमारी सारी डेवलपमेंट हो जाती है, हमारी आदतें तब बन जाती हैं, तो क्या हम इस एज में आके हम बिल्कुल ही अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकते? अगर हम कोशिश भी करें या कोई खुद को इनकरेज करें या हमें कोई इनकरेज करे, कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए हमें, तो क्या हम तब भी चेंज नहीं कर सकते अगर हम कोशिश करें? नहीं, किस ये हद तक बात ये मुमकिन है नहीं अगर हम है कोशिश कि आदत हो जाती है। आदत आप देखें, अब आप मिसाल के तौर पर आपको बचपन से आदत है
वॉक ना करने की या जॉगिंग ना करने की, लेकिन अब आपको डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर आपने ना की तो आपके साथ ये हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप नई चीज अपनाते हैं। और ह्यूमन नेचर है कि आप अडॉप्ट करते हैं नई चीज़ों को, आप उनके साथ बदलते हैं जो आपकी डिमांड होती है। जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है या जिस चीज़ से आपको नुकसान होता है, फ़ायदे वाले को आप अपनाते हैं और नुकसान वाली को आप छोड़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप कहें कि जी चांसेस ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो रेशो ज़रा तेज़ होती है सीखने की। कि अब आप देख लें कि मतलब जब टीनेज क्रॉस होती है और आप 22-23 और उससे अगले एक खास सर्कल में दाखिल होते हैं, तो आप पे अव्वल तो और इतनी टेंशन आ जाती है, तो आप कहते हैं यार अब मैं क्या नया सीखूं। तो सीखने की उम्र तकरीबन मतलब होती है, लेकिन वो प्रोसेस जितनी स्लो क्यूरियोसिटी हो आप में जाता है। टीन एज में और पर्टिकुलरली आपके जो शुरुआती जो टाइम पीरियड होता है उसमें होता है, वो बाद में तो कतई नहीं रहती। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो वो फिर और मसाइल आ जाते हैं इस वजह से लर्निंग का प्रोसेस ठीक है। डिक्लाइन के प्रोसेस की तरफ चल पड़ता अगर हम लोग और जो वर्ल्ड के जो रीजन्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो करियर के लिहाज से तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो अगर हम बात करते हैं मोरालिटी के लिहाज से, अगर हम अपनी मोरल वैल्यूज़ की बात करें, हम अपनी अखलाकियात की बात करें, तो उसका आपका क्या ख्याल है कि हम क्या अखलाकियात में भी अब हम वहीं पे हैं जहाँ पे हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमें छोड़ा था, जो तालीमात उन्होंने दी थी हमें, क्या अभी तक हम वहीं पे हैं या हमने वो चीज़ें भी छोड़ दी और हम दोनों चीज़ों से खाली हो गए? ना हम अब जो है। है जी, जी। ना हम ये करियर को लेके मोरालिटी जा पा रहे हैं, ना हम अपनी फैमिलीज़ को लेके जा पा रहे हैं, ना हम अपनी अखलाकियात को अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। देखिए, मैं इस पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, अगर मुझसे मुझे नहीं पता कि क्या मामला आता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मोरालिटी कोई चीज़ इस वक़्त तो हमें नज़र नहीं आ रही कि कुछ है भी। और ये हर दौर में भी सब्जेक्टिव रही है। तारीख़ की अच्छी और बुरी बात यही है कि तारीख़ के बारे में मतलब किसी को श्योरिटी नहीं होती कि वो कैसी थी। तो मतलब ये हमने सुना हुआ होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसा था। अब बहुत सारे लोगों के सामने कुछ लोग हीरोज़ होंगे और कुछ लोग आप समझ जाएँ कि वो उनके डेविल्स होंगे और वो नहीं उनको ठीक मानते होंगे। लेकिन और मैंने आपको चूँकि ये बताया कि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना भी एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो लोग करते हैं। और हमारे पास बड़े-बड़े इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि जो नहीं भी हुई, लेकिन वो तारीख में मौजूद है। तो अब इसमें है क्या? हमारे पास आप पर्टिकुलरली देख लें कि मोरालिटी एक मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अखलाकियात एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर एक ख़ास टाइम पे आपके मॉरल्स आपको ये कहते हैं कि अगर आपके दोस्त को कोई बंदा मारता है, तो आप उसको मारने से बचाने के लिए झूठ बोल लें। अब एक तो बात बिल्कुल ठीक है कि यार आप अगर उसको बचाना है तो आपने झूठ बोल दिया। लेकिन अगर आप इसको अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, 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 नहीं जी हमें तो झूठ बोलने से मना किया गया। अब आप क्या समझें? अब आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब आप ये सोचें कि हम मेरे पास कौन-सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिसको मैं यूज़ करूँ तो मैं दोनों चीज़ों को दोनों में से किसको अपनाऊँ? तो आप डेफ़िनेटली ये करेंगे कि यार मोरालिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि फ़िलहाल अपने दोस्त को बचा लो। और अगर मुझसे ये बात हो तो मैं तो यही करूँ कि मैं यही कहूँ कि यार फ़िलहाल आप इसे ना मारें, मैं उसके हुँ, लिए ये काम कर देता हूँ। अब इशू क्या है? मोरालिटी एक होती है कलेक्टिव मोरालिटी और एक है मतलब जिसको आप सब्जेक्टिव मोरालिटी भी कहते हैं और एक आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव मोरालिटी है। कलेक्टिव मोरालिटी क्या है? कलेक्टिव मोरालिटी हमारी ये है कि रात 12 बजे गवर्नमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ये है। अब आप देख लें कि वो पेट्रोल पंप्स जो कि पूरे 1 महीना जिन्होंने पेट्रोल बिल्कुल नहीं दिया, वो रात को 9 बजे 100 पे सुइयाँ ले आए अपनी जो कि 75 थी और उन्होंने रात को 9 बजे हालाँकि नोटिफ़िकेशन पे 12 बजे था। तो ये हमारी एक कलेक्टिव मोरालिटी है कि हम पहले तो पेट्रोल दे नहीं थे रहे और जब हमने दिया तो वो फ़ौरन देना शुरू कर दिया जब वो महँगा हो गया। तो कौन-सी मोरालिटी? मतलब ये ठीक है अगर आपने अपने आप को खुश रखना है इस नैरेटिव के साथ कि हम चूँकि मशरिकी लोग हैं और हमारे आबाओ-अजदाद बड़े एक हमें वो एक कल्चर दे के गए हैं, एक हिस्ट्री दे के गए हैं मोरालिटी की, तो आप खुश रह सकते हैं इस नैरेटिव के साथ वरना ऐसी कोई बात है नहीं। मतलब ठीक है, दिल के खुश रखने को ये मामला आता है बस और ऐसा कुछ ठीक है है। नहीं है। जी।
तो कफ़ील आपकी क्या सजेशंस हैं हमारी यूथ को इस टाइम पे किन-किन चीज़ों पे अमल करने की ज़रूरत है? कोई 3 से 5 पॉइंट्स हमें बताएँ कि जो बहुत ज़रूरी हैं, हम सबको करने चाहिए? देखिए मुझे ये लगता है कि चूँकि मैं भी उस एज में हूँ कि जिसमें आप दोस्तों की तरह मतलब और दोस्तों की तरह हम चीज़ों को एनालिसिस उनका कर रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि कौन-सा रास्ता ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें बहुत सारा पढ़ना चाहिए। और अगर आप मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं लाइव हूँ और मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ या जो लोग मुझे करीबी जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरा मामला क्या है। मुझे यही लगता है कि अगर आप नहीं पढ़ते, आप पर वो गिरहें नहीं खुलती जिनको इस उम्र में खुल जाना चाहिए। क्योंकि आप एक ख़ास जब आइडिया से जुड़े रहते हैं और आप उसका एंटीथीसिस नहीं देते या आप एक आइडिया को इसलिए कबूल कर लेते हैं क्योंकि आपसे बड़ों ने भी कबूल किया था, तो आप इस टाइम के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें कंटिन्यूअसली बदल रही हैं। अगर आप अभी भी उसी आइडिया के साथ खड़े हैं, जिस आइडिया के साथ आपके बड़े भी खड़े थे, तो फिर डेफ़िनेटली आप फ्लॉप हैं। और उसकी वजह ये है कि आप चूँकि पढ़ नहीं रहे और आपको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें चूँकि अपनी फ़ॉर्म बदलनी है और आपने भी अपनी फ़ॉर्म बदलनी। तो एक तो हमारा मेजर मसला है कि ये है कि ये मैं आपको क्या बताऊँ कितना बड़ा मसला है कि हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब आप ये देख लें कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है सारे मामलात कि मेरे साथ दोस्त मैं इवन कि खुद अपने आप को गिल्टी मानता हूँ कि जितनी बैचलर्स में हमें पढ़ना चाहिए, जितना हमें इल्म होना चाहिए चीज़ों के बारे में, वो हमें नहीं पता। और ये हमें हमें इस बात की खुशी भी है कि हमें नहीं पता और इस बात पर भी हम खुश हैं कि हम इसी के साथ ख़त्म हो जाएँगे और हमें नहीं पता होगा। मतलब ये हमारे बेसिक पैमाने हैं। अब आप ये देख लें कि एक स्टूडेंट है, मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा, एक स्टूडेंट है, उसको तो चीज़ों के बारे में बहुत सारा पता होना चाहिए कि आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलना चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अब ख़त्म हो गई हैं, लिहाज़ा हमें उन्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए, कौन-सी ऐसे वाक़यात हैं, कौन से ऐसे हीरोज़ हैं जो असल में हीरोज़ नहीं हैं लेकिन हमारी तारीख़ में वो हीरो हैं, तो लिहाज़ा हमने उन्हें माना हुआ है। तो मसला क्या है? मसला हमारा ये एक तो हम पढ़ते नहीं हैं, तो जो चीज़ें हम पर पहले ही आई हुई हैं, तो हम उनके साथ सैटिस्फाइड हैं। ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि अगर आप अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल रहे, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेटली आप यही समझेंगे कि वो बॉक्स ही दुनिया है। और जब आप बाहर निकलेंगे और इसमें तो मतलब अगर आप थोड़ा देख लें तो एलेगरी ऑफ द केव एक बड़ा प्रोमिनेंट काम है, उसको अगर दोस्त देखें तो उनको नज़र आएगा कि यार आप बाहर निकलेंगे तो आपको नज़र आएगी कि आप ज़ंजीरों में हैं। तो आप बॉक्स के अंदर रहते हैं तो आपको लगता है कि ओहो हो क्या कहने यही दुनिया है और ये इतनी ही दुनिया है। लेकिन जब आप बॉक्स से बाहर देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा कि फ़लसफ़ा क्या है, नफ्सियात क्या है, लिटरेचर क्या है, अदबियात क्या है या और भी जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, तो आपको उनमें पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आप में तब्दीली आएगी। दूसरा मेजर फैक्टर आपको ये है, मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़ों ने एक चीज़ कह दी है मतलब ठीक है, रिस्पेक्ट करना एक और बात है। लेकिन तस्लीम कर लेना किसी बात को ये और बात है कि मतलब आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की और ये ठीक भी है, इसमें कोई बड़ा मसला भी नहीं है, आपको करना चाहिए क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। लेकिन अगर आप इसलिए उनकी बातें मान लें कि वो आपके बड़े हैं और वो बातें इवन के गलत भी हैं जो कि हमारे इधर हैं, मतलब आप इसलिए बड़ों की बातें यार अब अगर आप ये देख लें कि मैं तो कफ़ील कभी भी ये यहाँ बात पे नहीं कहूँगा कि हमारे अ बड़ों ने हमें ठीक फ्यूचर मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। आपने बात की कि बड़ों की बात जी, जी। इज़्ज़त तक तो ठीक है, आप उनकी बात ना मानें, लेकिन हमारे बड़े भी तो माइंड कर जाते हैं। उनको किस तरह से समझाया जाए कि अगर हम ये काम मैं नहीं कर रहे, तो इसके पीछे ये रीज़न है? मैं एग्ज़ैक्टली यही बात बताने लगा था, मैं यही कहने लगा था कि मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बड़ों ने हमें फ्लॉप किया है। उन्होंने हमें कोई मुस्तकबिल नहीं दिया। इस पे दोस्त सुनने वाले कह दें, कोई अगर लगाना चाहता है तो कोई लगा दे, मुझे इस बात से इश्यू नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप, मैं और मैं मुझ जैसे बहुत सारे दोस्त सफ़र कर रहे हैं ना, तो हमारे बड़ों ने हमें कुछ नहीं दिया, सीधी बात। मतलब आप अपने आप के सामने पर्दा डालें और अगर आप ये कहेंगे नहीं जी हमारे बड़ों ने हमें बड़ा एक रोशन मुस्तकबिल दिया है, तो आप खुश रहें इस बात से यार, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो ये बात कहूँगा कि वो गिल्टी हैं इस बात के और उन्होंने ये मुजरिमाना जो उनकी हरकत थी माज़ी में उसके वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। अभी आप देख लें मैं अब इस पे भी इश्यू हो सकता है कि बांग्लादेश 1971 में कहाँ गया और आज आप उसको देख लें।
हमारी जीडीपी नेगेटिव में है इस वक्त, कोरोना के माहौल में हमारी जीडीपी नेगेटिव में है और उनकी पॉजिटिव में। मतलब कि हमारे से मैं ये वो भी डेफिनेटली एक ही तरह के हम लोग हैं, एक ही कल्चर में हम रहे हैं, भारत भी हमसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, हम एक ही, हमारी रूट तो एक है, हम जितना मर्जी एक दूसरे को काट लें। लेकिन मसला ये है कि डेफिनेटली हमने 47 के बाद हमें फ़ख्र है कि हम अलहदा एक मुल्क में एज ए पाकिस्तानी सांस ले रहे हैं और हमें फ़ख्र है इस बात पे। लेकिन हमारी हरकतें कोई नहीं है ऐसी कि हमें फ़ख्र करना चाहिए। हमें ठीक है एक एक ख़ास बाउंड्री मिल गई है और उसमें हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कि जी हमने बड़ी स्ट्रगल की, हमारे बड़ों ने, हाँ वो बड़ों ने जो स्ट्रगल किया है उस वो ठीक है, वो सबको पता है। तो वो जी। अजीब तरह की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को ज़रा अब पर्टिकुलरली चीज़ों को क्रिटिकल होकर देखना पड़ेगा, ना कि जो मुसल्लत शुदा चीज़ें हैं और जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, आप उन्हीं के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार दें। तो दोस्त जो सुन रहे हैं उनसे यही है कि यार ज़रा देखें इन चीज़ों को। ठीक है। जिस तरह अभी आपने बात की पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ़ में कितना यूज़ होना चाहिए? यानी क्या हम लोगों के स्टूडेंट्स का क्या है कि हम लोग पहले पढ़ लें, हम पहले मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, इवन एमफ़िल करके, पीएचडी करके भी उसके बावजूद जो है जॉब्स नहीं है हमारे पास। उसकी ये रीज़न भी तो हो सकती है कि हम लोग मार्केट में जाते ही नहीं हैं, हम कम वेजेस पे काम ही नहीं करना चाहते। ये रीज़न भी तो है एक। नहीं 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 नहीं, ये एक ऐसी आर्गुमेंट है जो कि बिल्कुल और तरह इसका कोई बात बन नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि जो मटेरियल जो कंडीशन है ना दुनिया की, वो ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं रह सकते इस पर्टिकुलर टाइम में। तो आप नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश हो लें इस बात पे भी कि जी ये मुल्क, आप बाहर जाएंगे तो आपको कोई रोटी दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो आप इस बात पे खुश रहें। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अपने इस मामले में कि आपने एक फैमिली रन करनी है या आपने एक फैमिली रन करने के साथ साथ अपने फ्यूचर को मजीद बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको बेसिकली पैसा चाहिए होगा। और अगर आपको पैसा चाहिए होगा तो आपको डिग्री चाहिए है। मतलब और भी फॉर्म्स मौजूद हैं पैसा कमाने की, जिस तरह के लोग नहीं भी पढ़ते लेकिन वो स्किल्ड हैं, तो इसलिए वो अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब जो वर्कशॉप्स में काम करते हैं, या और भी इस तरह के बहुत सारे काम हैं। लेकिन अगर आप अब इन चीज़ों को देखें कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपके पास डिग्री नहीं आएगी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कमर्शियल मामला है, इसका इल्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैंने एमफिल किया हुआ है या मैंने कुछ और किया, तो ठीक है, आप इस बात से खुश रहें। लेकिन जो पढ़ने के एक पैमाने थे वो नहीं है, वो मामला तो और है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी तो वो पीस ऑफ पेपर ये जस्टिफाई करता है कि, और आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप किसी जगह अप्लाई कर सकें। अब देखें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कोई भी नहीं रखेगा इस वक्त में। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपके पास डिग्री मौजूद है, तो आपके चूंकि एक पैमाना है जो कि पूरी दुनिया में स्टैब्लिश्ड है कि जी ये आपकी डिग्री चाहिए तभी हम आपको रखेंगे। अदरवाइज आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हम आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास तो डिग्री नहीं है। तो फिर ये चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट में चूंकि हम लोग जा नहीं रहे तो इस वजह से नहीं है। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो डेफिनेटली आप मार्केट में जाएंगे, और अगर पैसा आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने एक लाइफ गुजारनी है। और अगर आप वैसे एक निहिलिस्ट आदमी हैं और अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं, तो फिर तो और केस है, फिर तो डेफिनेटली उसके इलाज भी कुछ और है। लेकिन मार्केट में हर वो बंदा जाता है जिसको पता है कि मैंने अपना फ्यूचर देखना है जी। और मैंने कुछ करना है। कफ़ील, हमारे प्रोग्राम का जो वक़्त है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी यूथ को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो? भाई दोस्तों, जो भी दोस्त देख रहे हैं, मैं उन्हें फिर एक बात कहूँगा कि कंफर्ट ज़ोन ब्रेक करना चाहिए। ख़ाह वो आपका कंफर्ट ज़ोन फैमिली ज़ोन क्यों ना हो, कि अगर मिसाल के तौर पर आप इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि जी आपके बड़े आपको ये अलाउ नहीं कर रहे कि आप कोई बात करें, तो मुझे ये लगता है कि आफ्टर सम टाइम ये चीज़ रिग्रेट बन जाएगी आपके लिए कि जी उस वक़्त मैंने ये क्यों नहीं किया। तो डेफ़िनेटली आप देखने की तारीफ़ भी उन्हीं लोगों के साथ है कि जिन्होंने अपने सर्कल से बाहर निकल के कुछ देखा। तो आप अपने सर्कल से बाहर निकलिए, और अगर किसी जगह पर आपको क्रिटिक करनी भी पड़ रही है, ख़ाह वो रियासत हो, ख़ाह वो रियासत का कोई काम हो, ख़ाह वो आपकी सराउंडिंग हो,
खा वो जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप खुश हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है और आप उसी के साथ खुश हैं, तो आप बस फिर अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि वो ही कुछ हल निकालें, क्योंकि आप अगर खुद नहीं कुछ करेंगे तो आप ये उम्मीद भी ना कीजिएगा कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी। और मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है भी है और नहीं भी है कि आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा कुछ सालों में या तो हमारे हालात बिल्कुल ही कोलैप्स करने के करीब है, या फिर कुछ दोस्त वगैरह या हमारे बड़े जो भी हैं उनको कुछ गैरत आ जाएगी कि वो हम तक कुछ अच्छा मुस्तकबिल ट्रांसफ़र करें, ताकि हम आने वालों को अच्छा मुस्तकबिल ट्रांसफ़र करें और हम ये ना कहें कि हमारे बड़ों ने हमारे साथ ये किया था, हमने आपके साथ ये कर दिया। थैंक यू सो मच कफील, आपका प्रोग्राम में आने का और हमारे बहुत सारे मसाइल को डिस्कस करने का, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने क्लियर किए आपके साथ डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ थैंक मैं यू सो मच। अपने व्यूवर्स से भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी नई लाइव के साथ, किसी और अच्छे मेहमान के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।